नमस्कार, मैं डॉक्टर जीके सिंह हूँ। एम्स पटना का संस्थापक निर्देशक था। बाय प्रोफेशन सर्जन हूँ और इस जीवन मौत के खेल का मुझे 44 साल का अनुभव है। उसी अनुभव से मैं घबराहट से बचने की आवश्यकता का, दुख से बचने की आवश्यकता का महत्व समझता हूँ। और ये जो त्रासदी का जो मन पे प्रभाव है, ये इसकी मृत्यु हो गई, उस दोस्त की मृत्यु हो गई, वो बड़े अच्छे आदमी थे, और उसके बाद ब्लेम का जो है कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, फलाना ये नहीं किया, ढिकाना फेल हो गया। इस वार्ता से बहुत जबरदस्त डिप्रेशन और नुकसान होता है। और अपने मन की घबराहट कैसे बचाएं और समाज में घबराहट कैसे न फैलने दें, इसके ऊपर ये वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले तो अपनी संस्कृति से ही युद्ध या विषम परिस्थिति से निपटने का सबक लेते हैं। राम रावण युद्ध में विभीषण ने रघुवीर को विरथ देखा, रावण को रथी देखा। और तब तक शायद कोई भी विरथ जो है वो रथी को जीत नहीं पाया था, और ऐसा विरथ जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी। और दूसरा, श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म करो, बचेगा या नहीं बचेगा ये भगवान के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि दुनिया भगवान की है, वही चला रहे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा था, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और इसलिए क्योंकि तुम्हारी बस में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता करना या उससे दुख बटोरना जो है निरर्थक है, बेकार है। उसमें अपनी चेतना को नहीं लगाना चाहिए। चेतना को वर्तमान में रखना चाहिए, ना तो भूत से जो है दुख बटोरना चाहिए और ना भविष्य से चिंता। खैर, उसी जगह पे जाते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। और उसने पूछा, क्या? नाथ नरथ नहीं पद तंत्राना, कही विद चितव वीर बलवाना। आपके पास न रथ है, न आपके पास पैरों में चप्पल। किस प्रकार से इस वीर को जीतेंगे आप? तो भगवान ने कहा कि क्या कृपा निधाना। उन्होंने कहा, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो सेंदन आना। मैं वो रथ तुम्हें दिखाता हूं जिससे कि विजय हो। उन्होंने ये कहा कि सौरज धीरज दुई रथ चाका। शौर्य, चोट खाने की ताकत, और धीरज, अनुकूल समय का इंतजार, अधीर नहीं होना, ये उस रथ के पहिए हैं। और सत्य धर्म दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और धर्म उसकी दृढ़ ध्वजा पताका। इसमें दृढ़ता बहुत जरूरी है। तो इन्हीं दो शब्दों को समझने की कोशिश कर लें तो अपने बहुत सारी कर्म जो हैं सही हो जाएंगे। शौर्य दुख में विपरीत, विपत्ति में स्थिर रहने की शक्ति है, चोट खाने की शक्ति है, फल की चिंता से मुक्त होने की शक्ति है। वीर गति में भी कर्ण वाली स्थिति है जो मृत्यु को भी आमंत्रित कर सके। और धीरज, धीरज समय का इंतजार, सही समय का इंतजार। ये जो दो बातें, और यहां पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है सत्य।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य पताका तो है, पताका है, पर एक दंड से लगी हुई है, और ये दंड इसको हवा में बहने नहीं देता। और ये दंड क्या है? ये दंड है धर्म, परहित। धर्म का मतलब है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो सत्य वही बोला जाना चाहिए जो कि प्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रिय। केवल वही सच जो परहित में उपयोगी हो, हानिकारक अनावश्यक सत्य नहीं। इसलिए कृष्ण से बड़ा सत्यवादी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर झूठ भी बोला तो धर्म के लिए ही बोला। सत्य यहां धर्म या परहित से नियंत्रित है। सत्य पताका तो है, पर स्वार्थ रूपी हवा में बिना धर्म रूपी दंड के बह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हानि को दृढ़ता से नियंत्रित करने पश्चात केवल हितार्थी सत्य बोला जाए, अन्यथा चुप रहा जाए। और ये हमारे मीडिया के लिए, हमारे खबर फैलाने वालों के लिए, हमारे सोशल मीडिया के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो मैंने किया वो मैं बताता हूं। डर लगा तो भविष्य से लगा, दुख हुआ तो पास्ट से हुआ, भूत से हुआ। तो इसलिए चेतना को वर्तमान में रखने की प्रैक्टिस की, अभी में। तो वर्तमान में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर, भूत से न दुख बटोर कर, भविष्य से न चिंता, दोनों ही में समय स्थिर रहकर स्थिति के अनुसार पूर्ण क्षमता से समय रहते समय रहते निरंतर अपने अपने कर्म में संलग्न रहना विजयी होने की मानसिकता है। इसलिए ये अर्जुन को ठीक से देखिए, ये जो है ये वर्तमान में और जय पराजय में स्थिर होकर युद्ध करे, ऐसा ही कृष्ण ने उसको गीता में उपदेश दिया है। दूसरी चीज जिससे कि घबराहट बहुत घटती, वो जानना है। तो इस स्लाइड में हम जानते हैं कि जब वायरस आपके बाहर है तो क्या करें। अगर आपको पैंडेमिक को हराना है तो इसी से ही पैंडेमिक हार जाएगी। अगर आप किसी का सर पकड़ेंगे तो नहीं मरेगा, धड़ पकड़ेंगे तो भी नहीं मरेगा, पर गला पकड़ लेंगे तो मर जाएगा। अगर ट्रांसमिशन नहीं हो सकता तो मर जाएगा, पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। तो ये पहले देखें कि संक्रमण होता कैसे है। ये जो है ये प्रभावित है, इसने खांसा या छींका, ये हवा जो है एरोसोल में जो है तैरती रही और इसे दूसरे ने इनहेल कर लिया। अब इसमें यह आवश्यक है कि ये एरोसोल जो है ये बह न जाए, खिड़की न खुली हो, पंखा न चल रहा हो। तो इसलिए स्थिर जगह जहां हवा स्थिर है वही खतरा है। दूसरी बात ये हुई कि अगर इसने हाथ लगा लिया खांसने छींकने के पहले, तो उस हाथ में वायरस आ गया, उसने आपका डोर नॉब छुआ, आपने भी वही डोर नॉब छुआ, फिर आपका हाथ अगर बिना धुले आपके मुंह में चला गया तो आप संक्रमित हो गए। तो अब हम ये जाने कि अगर हम संक्रमित हो जाएं तो दूसरे को संक्रमण न दें, ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर हमें बुखार खांसी जुकाम होने को या स्वाद या सुगंध के धूमिल पड़ने को ऐसा होते ही हम समझ जाएं कि हमें कोरोना है, आरटीपीसीआर नेगेटिव पॉजिटिव से प्रभावित ना हो। अगर पॉजिटिव आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो भी अपने को कोरोना ही समझे।
सभी को अपने से दूर रहने की हेतु सूचित कर दें, उनको ये हिदायत दे दें। पूर्ण एकांत का वर्ण कर ले भाई। जब एकांत होता है तभी बढ़िया सोच हो पाती है, कम से कम मैं तो यही समझता हूं। दुश्मन से भी मानवता के नाते 14 दिन दूर रहे। मास्क पहने, बीटाडीन से गरारे करें, ये जलनेत कर पाए तो वो भी कर लें, क्योंकि ये वायरस नाक में और कान में रहता है और बीटाडीन से मर जाता है, ये सिद्ध है। भपारे करें, क्योंकि ये गर्मी नहीं सह पाता। इसके बाद ये आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की एक गोली 50 किलोग्राम के वजन तक और 2 गोली उससे ऊपर के वजन वाले हर दूसरे दिन 10 दिन तक सेवन करते रहें। हेल्पलाइन को सूचित करें और तदनुसार कार्य करें। ये आइवरमेक्टिन बहुत सारी चीज़ें बचा जाएगी और ये वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करने देगी। अब अप्रभावित को बचे रहने हेतु वो क्या करें? पहली बात, कोई भी वैक्सीन लगवाए जल्दी से जल्दी और बिना दुविधा। तब तक यदि एक्सपोज होने की संभावना हो तो एवरमेक्टिन 12 या 24 मिलीग्राम 48 घंटे के अंतर पे 2 बार हर हफ्ते जब तक संभावना बनी हुई हो तब तक ले सकता है। कम से कम किसी से मिलें, मोबाइल इत्यादि पर आवश्यक वार्ता करें, मिलते समय मास्क इत्यादि का ध्यान रखें। जहां तक संभव हो घर से ही कार्य करें, वर्क फ्रॉम होम। भीड़ में कभी न जाएं और औरों को भी जाने से रोकें। इसका कड़ाई से पालन करें और औरों को भी कराएं। मास्क पहने, औरों को पहनने को मजबूर करें। हाथ साबुन या सैनिटाइजर से हर बार किसी भी चीज को छूने के उपरांत धोने की आदत बना लें। कागज, नोट, रुपया, अखबार, पत्र, लिफाफे, अमेज़न से आने वाले पैकेज, और ये तो हाथ से फैलाते हैं, और स्थिर हवा जैसे कि सेंट्रल एसी में, लिफ्ट में, हवाई जहाज में, ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में, इससे जो है एरोसोल से फैल सकता है। इन चीज़ों में सावधानी बरतें, इसको जानें और इसका उपयोग करें अपने को बचाने में। तो सबसे पहले जब कोरोना वायरस, जो कि इसके अंदर आरएनए है, जिसके चारों तरफ लाइपोप्रोटीन है, जिसके पास पैर हैं, इनको हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो अगर इस स्पाइक प्रोटीन का काम देखें आप तो इस तरह से इसमें 2 भाग होते हैं। एक जो कि एस रिसेप्टर से चिपकता है सेल के, इसको कहते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, और एक जो है जो कि सेल की मेम्ब्रेन को से वायरस की मेम्ब्रेन को मिला के ऐसा कर देता है जिससे वायरस अंदर घुस सकता है, इसको कहते हैं फ्यूजन प्रोटीन। तो और ये आरबीडी जो होती है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको नाइट्रोजन बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो वैक्सीन्स हैं स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, वो इन 3 जगहों के खिलाफ वैक्सीन बनाती हैं, या इसके या इसके या इसके। पर जो हमारा इन्फेक्शन होता है उससे जो नेचुरल इम्यूनिटी बनती है वो इन तीनों के खिलाफ बनती है। इसलिए जो नेचुरल इम्यूनिटी है इन्फेक्शन से, वो इस सेंस में सुपीरियर है कि उससे म्यूटेशन से जीता जाना ज़्यादा मुश्किल है। म्यूटेशन से इम्यून एस्केप नहीं हो पाएगा, पर उससे खतरा ये है
कि बीमारी होगी, घबराहट होगी, हॉस्पिटल होगा और मृत्यु का खतरा है। इसलिए वैक्सीन ही बेटर है, बिना दुविधा के लगवा लेनी चाहिए, दुविधा नहीं, और जो मिले सो लगवा लेनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी लगवा लेनी चाहिए। ये 3 चीज़ें ध्यान रख के, ठीक है, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो ये वैक्सीन है। और एक ये वैक्सीन खाली इंजेक्शन से दी जाती है, इससे जो इम्यूनिटी है वो मसल से जनरेट होती है और सर्कुलेशन में आती है। इस तरह की एंटीबॉडीज आईजीजी कहलाती है। और दूसरी तरह की एक वैक्सीन आ रही है जिसको ओरावैक्स कहेंगे, वो खाई जा सकती है, ओरल है, कैप्सूल है, वो खा लिया। उससे जो एंटीबॉडी हैं वो आईजीए टाइप की होती हैं, वो सरफेस इम्यूनिटी बनाती हैं, जो नेजल सरफेस वगैरह है उसकी इम्यूनिटी बनाती हैं। तो इतनी तो बात हो गई इम्यूनिटी के बारे में। अब मान लीजिए कि ये सेल है और इस सेल में ये वाला एस रिसेप्टर है। तो एक तो इस एस रिसेप्टर से स्पाइक प्रोटीन का एक भाग इससे चिपक गया। अगर ये वाली जो यहाँ पे एक एंटीबॉडी नहीं है, एक एंटीबॉडी वैक्सीन से यहाँ पे ऐसी बनती है जो इसको चिपकने नहीं देगी। इसका जो फ्यूजन वाला पार्ट है उसने क्या किया कि वायरस की वॉल को इसकी वॉल से चिपका दिया, एक ही कर दिया। तो क्योंकि इसमें वो नहीं रहा तो इसलिए वायरल प्रोटीन जो आरएनए हैं वो इसके अंदर आ गए। अब इन प्रोटीन्स में एक जीन होती है जिसको रेप्लिकेज कहते हैं। ये जीन है इस तरह से। और हमारी जो आइवरमेक्टिन दवा है वो इस जीन को जो है वो स्टॉप कर देती है। आइवरमेक्टिन जो दवा है वो इस जीन को स्टॉप कर देती है। तो ये आरएनए जो है वो जो राइबोसोम्स हैं सेल के, उनसे अपनी सिंथेसिस नहीं करा पाता। अब तो ये सिंथेसिस रुक गई। अब कोई भी वायरस क्यों ना हो, कितना भी म्यूटेट करके क्यों ना आया हो, कोरोना हो या कोई दूसरा भी हो, वो इसको इस बंधन को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलैक्सिस जो है तब तक कर सकते हैं जब तक कि वैक्सीन जो है वो ना आ जाए। अब ये वायरस जो है जो दूसरी खराबी करता है वो ऐसे करता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के जो गेटवे है, जैसे कि आपने वो देखे होंगे ना, गेट इस तरह के होते हैं कि यूँ करके यूँ होते हैं। तो ये गेट जो है ये जो है ये वायरस इसमें तभी घुस पाएगा जब इधर वाला इधर हट जाए। तो ये इसी तरह से जो गेट है इसको हम लोग ऐसी प्रोटीन जो है इसको यूँ घुमा दे जिससे वायरस अंदर घुस पाए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टिन। ये देखिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे है। तो आइवरमेक्टिन का दूसरा काम है कि इस ट्रांसपोर्टिन को ब्लॉक कर देती है। तो ये वायरस मियाँ जो है ये न्यूक्लियस में नहीं घुस पाएंगे और डीएनए का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डीएनए का कुछ नहीं कर पाएंगे तो इनका यही खेल खत्म हो जाएगा। पर अब मान लीजिए कि ये डीएनए में घुस गए, मान लीजिए घुस गए, मान लीजिए आइवरमेक्टिन नहीं खाई है किसी ने, तो जब ये डीएनए में घुसेंगे तो ये 2 काम करेंगे। एक तो
डीएनए का मैकेनिज्म ये होता है कि जब सेल में अटैक होता है तो डीएनए दूसरी सेल को सूचना भेजता है कि भैया खतरा है, अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने शटर डाउन कर लो। जब हल्ला कटता है दुकान में तो लोग शटर डाउन कर लेते हैं, है ना। जब हड़ताल हो रही हो, राइट हो रहा हो, तो दुकान बंद हो जाती है सर। तो उस सिस्टम को हम लोग इंटरफेरॉन सिस्टम कहते हैं। तो अगर वायरस अंदर नहीं घुस पाया तो इंटरफेरॉन ने दूसरे सेल को वार्न कर दिया। ठीक है। दूसरा इसका सिस्टम ये होता है कि ये इम्यूनिटी को जागृत कर देता है, और वो इम्यूनिटी जो है क्या करेगी कि आईजीए बनाएगी, जिसके सरफेस पे उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और वो आईजीजी बनाएगी जिससे कि फ्लूइड में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी वायरस को। और वो 3 जगह की वायरस की प्रोटीन के अगेंस्ट बना सकती है। ये वायरस की प्रोटीन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है बाइंड करना रिसेप्टर से, और दूसरा है फ्यूज करना सेल के लिए। तो फ्यूजन प्रोटीन के अगेंस्ट बना सकती है इम्यूनिटी, बाइंडिंग प्रोटीन के अगेंस्ट बना सकती है। और ये बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ शुरू होती है, वो एंड डोमेन कहते हैं उसको। उसको करीब करीब यहाँ पे होती है, सीधे यहाँ नहीं होती, उसके अगेंस्ट बना सकती है। तो ये इम्यूनिटी जो है ऐसी एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये सभी के खिलाफ बनाएगी क्योंकि नेचुरल है। और ये तभी बनाएगी जबकि डीएनए को ये वायरस रोक न दे। तो इसलिए इंटरफेरॉन जागृत रहेगा और इम्यूनिटी जागृत रहेगी। पर अगर ये ना हो पाए तो वायरस जो है वो रेप्लिकेट करके कर जाएगा इस तरह से, और रेप्लिकेट करके और सेल्स को इन्वेट करता जाएगा। तो जब वो ये करता जाता है तो हर सेल के ऊपर स्पाइक प्रोटीन आ जाती है। तो ज़्यादातर लोगों में यहाँ पे खेल ख़त्म हो जाता है। तो या तो वो बेचारे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, या थोड़ा बहुत जुकाम खांसी बुखार ओके वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा 80% लोगों के साथ होता है। अब हम लोग ये कहते हैं कि भैया ये नहीं हुआ, किसी वजह से ये नहीं हुआ, और ये वायरीमिया ने बहुत ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन्स बना ली। तो ये स्पाइक प्रोटीन्स को फौरन पहचान के एक मास्ट सेल होती है, वो अब हम लोग जो हैं उस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे एयर और ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन लाल है, ये ब्लड वेसल्स की सेल्स हैं, और ये एयर की सेल्स हैं, एल्वियलस की सेल्स हैं, ये दोनों मिल रही हैं। तो यहाँ पे मास्ट सेल होती है। तो मास्ट सेल से जब स्पाइक प्रोटीन उस पर लगती है तो उसको जो है फौरन पहचान के मास्ट सेल केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन छोड़ देती है। और प्लेटलेट से भी कहती है कि तुम भी सीरोटोनिन छोड़ दो। अब हम लोग ये समझेंगे कि भाई 5वां दिन बीत गया और अभी भी बुखार है,
तो अब मामला जो है ये वाला मामला शुरू हो गया। ठीक है। अब ये सेरोटोनिन क्या क्या करती है, तो लंग में क्या करती है ये हम लोग इधर की तरफ पढ़ेंगे। और जगह क्या क्या करती है ये समझ लेते हैं। ये टैकीकार्डिया करती है, बहुत तेज हार्ट बीट करने लगता है, और जब इतना तेज हार्ट बीट करता है तो उसकी ब्लड सप्लाई, अपने को खाने का समय ही नहीं रहता, इश्चीमिया हो जाता है उसको, और अल्टीमेटली टैकीकार्डिया से प्रेशर घटने लगता है। इसके बाद वो रेस्पिरेटरी रेट को बहुत फास्ट कर देती है और शैलो कर देती है, तो रेस्पिरेशन फेल होने लगता है। फिर वो जितने ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, किडनी है, उसमें सीवियर वेजोस्पैज्म कर देती है। फिर वो ब्लड वेसल्स को, जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनको लीकी बना देती है, तो ब्लड जो है वो बाहर जाने लगता है उनमें। तो जब ब्लड वेसल के बाहर चला गया तो हार्ट के पास लौट नहीं आ पाता, इसलिए शॉक हो जाता है। अब ये लंग में क्या करती है ये बहुत देखना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि ये ब्रोंकस है और इसके भाग होते 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 छोटे छोटे होते होते ये अल्टीमेटली ये एल्वियलस है। तो अब इसके पास ये ब्लड वेसल आ रही है, ये ब्लड वेसल नीला खून लेके आ रही है। नीला खून राइट साइड ऑफ हार्ट से लेके आ रही है, और ये ब्लड वेसल ऑक्सीजन लेके, लाल खून लेके वापस जा रही है हार्ट में, वापस हार्ट में चली गई। अब ये नॉर्मल है। तो क्या होता है कि इस ब्लड वेसल का बहुत ही सिवियर स्पैज्म हो जाता है, बहुत सिवियर स्पैज्म हो जाता है सेरोटोनिन की वजह से। तो ये ब्लड इधर से तो जा नहीं सकता, इसलिए ये क्या करता है कि ये शंट कर जाता है, ये सीधा इसमें चला जाता है, यहाँ पहुँचता ही नहीं, और ये शंट करके इसलिए ये नीले के नीला ही रह जाता है, लाल नहीं हो पाता। तो इस शंट की वजह से PO2 घटने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं परफ्यूजन फेलियर। दूसरा क्या करती है, ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देती है। प्लेटलेट्स के फैक्टर 4 को एक्टिवेट कर देती है, खास तौर से उन प्लेटलेट्स पे जिन पे कि स्पाइक प्रोटीन चिपकी हो। तो वो एक तो और सेरोटोनिन बढ़ा देती हैं, और एक जो है क्लॉटिंग कर देती हैं। यहाँ पे ये क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर बन जाता है, और इससे ये चीज़ जो है ये परमानेंट हो जाती है, ये जो फेलियर है ये परमानेंट हो जाती है। इसलिए आइवरमेक्टिन इस पूरे खेल को तो रोकती है। आइवरमेक्टिन जो है वो वायरस ये काम भी करता है कि ये वायरस अगर है उसके ये हाथ हैं, तो ये सब हाथ जो हैं वो एक जो रेड सेल होती है, ये रेड सेल्स हैं, इनके रेड सेल के CD144 रिसेप्टर पे बन जाता है। तो इसलिए थक्का बना लेता है, वो थक्का जो है वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, और इससे भी थ्रोम्बोसिस हो जाती है स्टैग्नेशन से। तो आइवरमेक्टिन जो है वो ये CD144 को ब्लॉक करती है।
इस CD144 को ब्लॉक करती है और थक्का नहीं जमने देती। पर ये क्लॉटिंग वगैरह जो हो रही है, तो इसका मतलब ये तो हो गया सीरोटोनिक फेज हो गया, और ये क्लॉटिंग जो है ये थ्रोम्बोटिक फेज कहलाता है, ये थ्रोम्बोसिस हो रही है। और ये थ्रोम्बोटिक फेज की वजह से ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हेमरेज शुरू हो जाता है, और ये ज़्यादातर हेमरेज इंटरनल होता है, और उसकी वजह से शॉक बढ़ जाता है, और शॉक की वजह से डेथ हो जाती है। इसके अलावा भी लिवर और किडनी भी फेल हो रहे हैं। तो ये जो सीरोटोनिक मैकेनिज्म है, सीरोटोनिक मैकेनिज्म और जो थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म है, इनको ब्लॉक करना पड़ता है। तो सीरोटोनिक मैकेनिज्म को ब्लॉक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि प्लेटलेट की सीरोटोनिन डिप्लीट कर दो। ये दवा फ्लूवोक्सामीन, ये प्लेटलेट की सीरोटोनिन को डिप्लीट कर देती है, प्लेटलेट सीरोटोनिन को कम कर देती है। पर क्योंकि ये कम करने में 10 दिन लेती है, इसलिए इसको फर्स्ट डे से शुरू कर देना चाहिए, 2 बार दिन में। आइवरमेक्टिन, फ्लुओक्सामीन पहले दिन से शुरू कर देनी चाहिए। अब दूसरी चीज यह है कि जो भी सीरोटोनिन निकल रही है, वो अपने रिसेप्टर पे, ब्लड वेसल में जो सेल है उसके ऊपर उसका रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास है साइप्रोहेप्टेडीन। पुरानी दवा है, भूख बढ़ाने के लिए और मूड ठीक करने के लिए दी जाती थी, साइप्रोहेप्टेडीन। ये साइप्रोहेप्टेडीन इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो सीरोटोनिन एक्ट नहीं कर पाएगी। तो फ्लुवोक्सामीन और साइप्रोहेप्टेडीन का जो कॉम्बिनेशन है, ये इस पूरे के पूरे फेज को, नाटक को कम कर देगा। और अगर हमारा डी डाइमर जो है वो ये बता रहा है कि भैया थ्रोम्बोसिस हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, तब हमको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, क्लेक्सेन या ओरल वॉरफेरिन देनी चाहिए। ओरल वॉरफेरिन देनी चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट। इससे जो है ये थ्रोम्बोसिस से जो है बचा जा सकता है। और फाइनली एक बहुत बड़ा रामबाण है हम लोगों के पास, और वो है स्टीरॉयड्स। ये स्टीरॉयड में होता ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है दोनों बिटवीन द वेसल एंड द एयर, इसके बीच में इन्फ्लेमेशन, बहुत तगड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इस इन्फ्लेमेशन से एक्सचेंज रुक जाता है। तो ये तो हम लोग परफ्यूजन की कहानी कह रहे थे, परफ्यूजन कम हो गया, ये हो गया डिफ्यूजन कम हो गया। और इस इन्फ्लेमेशन से, क्योंकि मेम्ब्रेन दूर दूर हो जाएंगी, इसलिए ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज, इसमें एल्वियलस में और ब्रोंकस में फ्लूइड भर जाएगा, ये फ्लूइड से वेंटिलेशन कम हो जाएगा, तो ना तो एयर आई, ना ब्लड आई, ना डिफ्यूजन हुआ। वेंटिलेशन, परफ्यूजन, डिफ्यूजन तीनों फंक्शन लंग के रुक जाते हैं। और ये फ्लूइड को ड्रेन करने का तरीका है कि भैया प्रोनिंग करो, उल्टा लेट के सो, और जितना उल्टा लेट के सोगे उतना बढ़िया ड्रेनेज होगा। तो प्रोनिंग से इसमें वो जो एयरवे पैसेजेस हैं उनके ब्लॉक ना होने में मदद मिलती है। तो स्टीरॉयड्स जो है ये पाया गया है कि एक स्टनिंग डोज देनी चाहिए, वेरी हाई डोज, 80 मिलीग्राम ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और उसको ये धीरे धीरे करके टेपर करते जाओ। इससे ये है कि ये नहीं है कि भैया धीरे धीरे लड़ रहे हो, दुश्मन को बढ़ने दे रहे हैं। तो ये जो है, ये वाली बात जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। अब इस वीडियो को आप भाई जो है ठीक से समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए
कि क्या क्या फेजेस क्या हो रहा है, कैसे प्रेजेंट करता है और किस जगह पे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।